तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, अ वेरी इजी टॉपिक, पर पेपर में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है ये आजकल। देखो, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री की बैलेंस शीट होती है जो कि बेसिकली इनफ्लोज एंड ऑफ मनी एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी को देखती है। तो आउटफ्लोज ऑफ मनी आर डेबिट एंड इनफ्लोज ऑफ मनी आर, सही है। तो बेसिकली इनफ्लोज ऑफ मनी का मतलब है कि मुल्क में कितना पैसा आ रहा है, तो इट इज रिकॉर्डेड विद अ पॉजिटिव साइन, एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी का मतलब है मुल्क से कितना पैसा जा रहा है, तो इट इज रिकॉर्डेड विद अ नेगेटिव साइन। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट अकाउंट तो नहीं आती, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप इस चीज को समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना तीन अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट है, एक फाइनेंशियल अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी को तो देख रहा है, पर आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि इसके तीन अकाउंट है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक अकाउंट है विच इज करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली चार कंपोनेंट्स से बनता है, और वो चार कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट इनकम्स एंड नेट ट्रांसफर्स व्हिच आर ऑफिशियल ट्रांसफर्स। एंड द न्यू वर्ड्स यूज्ड फॉर नेट इनकम्स इज प्राइमरी इनकम, एंड नेट ट्रांसफर का न्यू वर्ड है सेकेंडरी इनकम। तो ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज इज बेसिकली द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन आपको सिखाई गई है, एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन आपको सिखाई गई है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इस एक्स माइनस एम में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट के शुरू के दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो ट्रेड इन गुड्स इज द विजिबल ट्रेड, जैसे कार्स वगैरह हो गई, एंड ट्रेड इन सर्विसेज इज द इनविजिबल ट्रेड, जैसे टूरिज्म हो गया। जैसे पाकिस्तान के इतने लोग उम्रे पे जाते हैं, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है पाकिस्तान के लिए, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान अपना पोर्ट किसी को दे रहा है, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है, सही है। अगर एक कंट्री अपनी बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है तो वो भी एक सर्विस है। तो काफी ट्रेड ऐसी होती है जो इनविजिबल होती है, पर उसमें पैसों की मूवमेंट हो रही होती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ये बीओटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड दिस इज द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो बच्चों के दिमाग में होता है, जो कि हम क्लियर करते हैं, वो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड आर टू डिफरेंट थिंग्स। Balance of payment and balance of trade are two different things. Balance of trade are the first two components of current account, and the current account is part of the balance of payment. तो आप इस चीज को समझो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दो अलग अलग चीजें हैं भाई। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसा नहीं होता। बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है। फिर दो कंपोनेंट्स करंट अकाउंट में और है जिनकी बहुत अहमियत है, जैसे प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम आप देखो, एवरी अकाउंट, एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस अकाउंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, ठीक है। विजिबल ट्रेड कैन बी डेफिसिट सरप्लस, इनविजिबल ट्रेड कैन बी डेफिसिट सरप्लस, प्राइमरी इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकेंडरी इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्राइमरी इनकम में क्या आता है कि आपने किसी दूसरे मुल्क में पैसा लगाया हुआ है तो आपको डिविडेंड मिल रहे हैं, आपने किसी दूसरी कंट्री के बैंक में पैसा सेव किया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस खोला हुआ है तो प्रॉफिट मिल रहा है, कोई लैंड खरीदा हुआ है तो रेंट मिल रहा है। मिल भी सकता है तो जा भी सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। हमारी कंट्री में भी तो लोग आके पैसा लगाते हैं। और ऑफिशियल ट्रांसफर्स में सेकेंडरी इनकम में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन आती है, एड्स आती है, गिफ्ट्स आती है, रेमिटेंसेस आती हैं। अच्छा, रेमिटेंसेस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ रेमिटेंसेस लॉन्ग टर्म होती है, कुछ रेमिटेंसेस शॉर्ट टर्म होती है। तो ये एमसीक्यू में इससे ज्यादा डिटेल आती है, तो एमसीक्यू में बताऊंगा। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, एड्स, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस, तो इन सब के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को प्राइम सेकेंडरी इनकम कहते हैं। तो ये चार कंपोनेंट्स को जब ऐड करते हैं तो अपनी कंट्री का करंट अकाउंट बन जाता है। इसको 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 और इसको, इन चारों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा ना, तो कंट्री का करंट अकाउंट बन जाएगा। क्लियर चीज? इन चारों को ऐड करूंगा तो करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, डेफिसिट, सरप्लस। कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट जो दो और अकाउंट्स होते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो A2 में पढ़ोगे आप। कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो कीप दिस इन माइंड। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर ये क्यों नहीं पढ़ाया आपने? तो भाई इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है। नाउ द ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज वेरी सिंपल, कि आप इसको इस तरह याद कर लो कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट रेवेन्यू, सही है। तो करंट अकाउंट आपकी कंट्री की चार चीजों को देख रहा है, दैट इज ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, जो कि मिला के बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है। फिर एक आता है प्राइमरी इनकम और फिर एक आता है सेकेंडरी इनकम। तो इन सब कंपोनेंट्स में इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होते हैं। जैसे आपकी कंट्री का ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट या सरप्लस दोनों हो सकता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेड इन सर्विसेज भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, दैट इज डेफिसिट और सरप्लस। इसी तरीके से प्राइमरी इनकम भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान के सेकेंडरी इनकम की बात करूं तो पाकिस्तान का सेकेंडरी इनकम नॉर्मली पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकेंडरी इनकम में रेमिटेंसेज आती हैं।
रेमिटेंसेस पाकिस्तान बहुत रिसीव करता है, तो पाकिस्तान का सेकेंडरी इनकम इज पॉजिटिव। मतलब मैं आपको इसका अगर एक और एलिमेंट बताऊं ना, अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना कि एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, अगर मैं आपको कहता हूँ एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, तो क्या पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा? यस और नो? क्या एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है तो क्या पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा? ये सोच के बताओ, नहीं होगा, क्योंकि करंट अकाउंट में दो कंपोनेंट्स और हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये दो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा सरप्लस हैं, तो ये सरप्लस इसको आउटवे कर देगा। तो पॉइंट खाली ये है कि इन चार कंपोनेंट्स को जब ऐड करते हैं ना, फिर पता चलता है कि करंट अकाउंट पोजीशन क्या है कंट्री की। अब जैसे पाकिस्तान का करंट अकाउंट जब से हम आजाद हुए ना, 6 महीना खाली सरप्लस था, और उस 6 महीने के अलावा जितने भी साल हम आजाद हुए हैं, जिसके बाद हम आजाद हुए हैं, उस पूरे टाइम में खसारा था। खसारे का मतलब क्या होता है? डेफिसिट। अक्सर न्यूज में देखते हैं करंट अकाउंट खसारा। इसका मतलब मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है, फॉरेन करेंसी आपके पास है ही नहीं। फॉरेन करेंसी आपके पास है ही नहीं, तभी तो लोन्स लेने पड़ते हैं, तभी तो लोन्स लेने पड़ते हैं, इस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करना पड़ता है। तो ये इतनी डिटेल तो एएस लेवल में नहीं है, पर ये आपको पता होनी चाहिए। अब एक कंट्री में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उसके क्या कॉजेज हैं? अगर मैं कह रहा हूँ एक मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक ये है कि तुम उसको इस तरह याद करो कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट को याद करने का तरीका ये है कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, प्राइमरी इनकम सेकेंडरी इनकम भी होते हैं। मैं आपको टोटका बता रहा हूँ याद करने का, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। प्राइमरी सेकेंडरी इनकम को अभी साइड पे रखो और बैलेंस ऑफ ट्रेड से इसको सीखो। पर मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नॉट इक्वल टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओटी और बीओपी अलग हैं, पर याद करने की टेक्निक इसकी यही है, वरना बच्चे पेपर में गड़बड़ करके आते हैं, जो मैंने देखा है। तो ट्रिक इतनी है कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट? बहुत आसान है। पहला, हाई एक्सचेंज रेट या एप्रिसिएशन। जब करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो एक्सपोर्ट महंगा होता है, इंपोर्ट सस्ता होता है। तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनफ्लोज कम होंगे, आउटफ्लोज ज्यादा होंगे, खत्म बात, हो गया डेफिसिट। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या ऐसा ही होता है हमेशा? पीईडी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे इवैल्यूएटिव कमेंट्स हैं, ये हमारे इवैल्यूएटिव कमेंट्स हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन। एक मुल्क में इन्फ्लेशन है, एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा, इंपोर्ट प्राइस कम, क्योंकि बाहर वालों को हमारा मुल्क महंगा लगेगा, हमें बाहर वाले मुल्क क्या लगेंगे? सस्ते लगेंगे। एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनफ्लोज कम होगा, आउटफ्लोज बढ़ गया, डेफिसिट हो गया। बट अगेन दिस डिपेंड्स ऑन पीईडी। लो क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, पाकिस्तान के साथ ये मसला है, लो क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जाहिर सी बात है लोग नहीं खरीदते, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है, इनफ्लोज कम है। लैक ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एट होम, आपने कम टैरिफ लगाया हुआ है। आप चीजों पे कम टैरिफ लगाओगे तो इंपोर्ट सस्ते होंगे, आप चीजों पे कम टैरिफ लगाओगे तो चीजें सस्ती होंगी। तो जब इंपोर्ट सस्ते होंगे तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटफ्लोज बढ़ेंगे। हाई इनकम्स एट होम, पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत पैसा है तो इंपोर्ट कर रहे हैं, आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं। तो इनफ्लोज कम करने, आउटफ्लोज बढ़ाने, डेफिसिट हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म अब्रॉड, भाई बाहर कंट्रीज ने हम पे टैरिफ लगाया हुआ है, तो जब बाहर कंट्रीज हम पे टैरिफ लगाएंगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। बाहर मुल्कों में लोगों के पास पैसा नहीं है तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। अभी कितने सारे रीजन है, सब थोड़ी याद करने हैं, सब थोड़ी याद करने हैं, कोई तीन याद होने चाहिए बस। अच्छा, अब इसको प्राइमरी सेकेंडरी इनकम से भी देखो। भाई अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों ने बाहर मुल्कों में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी भी, तो पाकिस्तानियों को डिविडेंड्स भी तो कम रिसीव होंगे, तो इससे आपका प्राइमरी इनकम कम हो जाएगा, इनफ्लोस कम हो रहे हैं। बाहर मुल्कों से रेमिटेंस इतने नहीं आ रहे। जब इमरान खान को हटाया था तो शुरू शुरू में लोग बहुत गुस्सा थे, तो रेमिटेंस पाकिस्तान में नहीं आ रही थी, रेमिटेंस में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आया था, तो इससे पाकिस्तान का सेकेंडरी इनकम कम हो गया था, इनफ्लोस कम हो गए थे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो करंट अकाउंट को डेफिसिट या सरप्लस करते हैं, पर याद करने का टेक्निक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही है। पेपर में यही पॉइंट लिखना तो बेहतर है। ये वाले पॉइंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम वाले बताया ना, इनको समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, और इतना कंटेंट नहीं बनता है, इतना कंटेंट नहीं बनता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने आपको कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट बता दिए तो कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस क्या होंगे? व्हाट इज करंट अकाउंट सरप्लस? सरप्लस का मतलब है कि आपकी कंट्री के इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लोज कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। जितने भी रीजन पता है उनको उलट कर दो, एप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन कर दो, इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन कर दो, लो क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड को हाई क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक कर दो, प्रोटेक्शनिज्म एट होम पहले कम था अब उसको बढ़ा दो, इनकम्स इकोनॉमी में ज्यादा थी इनकम्स को कम कर दो, तो करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। समझ आई?
हाँ भाई क्लियर है। व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट? अगर एक मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उस मुल्क को नुकसान ही क्या हो रहा है? तो वापस से थोड़ा ना अपने आप को रिकैप दो। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा अंदर आ रहा है, इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान करंट अकाउंट, सही है। इसको पहले लाइबा देख लो, मैं वापस बता दूंगा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि एक मुल्क में आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम्स कम होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, आउटपुट कम होगा, रियल जीडीपी कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। देखो इतनी लंबी चेन बन रही है, सिर्फ एक एक्सपोर्ट के कम होने से इतनी बड़ी चेन आपने बना दी। फिर आप ये भी देखो कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि एक मुल्क के इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, डिमांड फॉर करेंसी कम है, सप्लाई ऑफ करेंसी ज्यादा है। याद है ये चीज? बिल्कुल शुरू शुरू में बताया था कि जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट कम होते हैं तो डिमांड फॉर करेंसी कम होती है, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो सप्लाई ऑफ करेंसी ज्यादा होती है। तो इससे आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो दिस लीड्स टू डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। याद है ये चीज? ये देखो ना, अगर इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, पाकिस्तान को यही तो मसला आ रहा है कि बाहर लोग इंपोर्ट इतने कर रहे हैं, बीच में इंपोर्ट बंद कर दी थी बिल्कुल। लोग इंपोर्ट इतना कर रहे हैं कि करेंसी की वैल्यू गिर रही है, जिसकी वजह से इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो रॉ मटेरियल महंगे पड़ रहे हैं। रॉ मटेरियल महंगे पड़ रहे हैं, इनइलास्टिक डिमांड है, तो इससे कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन आ रही है। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट आ रहा है क्योंकि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज रिलाई ही इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे कर रही है। वन कंट्रीज डेफिसिट इज अदर कंट्रीज सरप्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कंट्री का डेफिसिट दूसरी कंट्री का सरप्लस होता है, कंट्रियों की लड़ाई हो जाती है भाई। जब दो कंट्रीज ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं और एक का डेफिसिट हो और दूसरे का सरप्लस हो तो ट्रेड रिलेशन खराब होती है, रिटेलिएशन होती है, वर्ल्ड ट्रेड कम होती है। आपके मुल्क में डेफिसिट है और आपकी राइवल कंट्री में सरप्लस है, या आपकी कंपीटिंग कंट्री में सरप्लस है, या आपके ट्रेडिंग पार्टनर में भी सरप्लस है, तो आप उस पर शक करोगे कि ये कोई प्रैक्टिस कर रहा है जिसकी वजह से इसका सरप्लस हो रहा है, तो आप उसकी कंट्री के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दोगे ताकि आपके लोग उससे ना खरीदें। हटना शुरू हो जाएगी आपकी कि यार क्यों आपका डेफिसिट है और उसका सरप्लस है भाई। और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में अभी एक पॉइंट बताया, मैंने अभी जो स्टार्ट में आपको अभी एक पॉइंट बताया, बिल्कुल या ऐसा ही है। ये एक टाइम पे यूएस और चाइना के बीच में भी हुआ था। बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, जो पाकिस्तान कर रहा है। आपके मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपके पास फॉरेन करेंसी ही नहीं है, खसारा है आपके मुल्क में, आपके मुल्क में पैसा ही नहीं आ रहा है, जा रहा सारा जाता जा रहा है। आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ठप होते जा रही है, तो फिर फाइनेंस करोगे ना, डेफिसिट को कैसे करोगे? लोन्स लोगे, आईएमएफ के पास लोन लेने क्यों जाते हो? इससे तो जाते हो। कहाँ से आएगी फॉरेन करेंसी? लोन्स पे ऑफ कैसे करोगे? फिर मजीद लोन लेते हैं, एक लोन को पे ऑफ करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ करंट अकाउंट डेफिसिट? मतलब क्या करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा खराब होता है? नहीं होता। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल भी तो हो रही है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा और एडी गिरेगा तो महंगाई कम भी तो हो रही है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि एक मुल्क इंपोर्ट ज्यादा कर भी रहा है, आउटफ्लो ज्यादा है भी, तो आप ये तो देखो इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। अब देखो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है ना, वो लग्जरी गुड्स हैं। पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है ना वो लग्जरी गुड्स है, तो हमारी बैंड बज रही है। अगर पाकिस्तान इसी जगह पे ही इंपोर्ट कैपिटल गुड्स करता, मशीनें मंगवाता, तो अभी अगर डेफिसिट हो भी रहा है ना तो गम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही मशीनें फिनिश गुड्स बनाएंगी, इसी चीजों को तुम फिर एक्सपोर्ट करोगे, तुम्हारा डेफिसिट वापसी कम हो जाएगा। तो इट इज अ प्रोसेस। पर अगर आप मंगवा ही लग्जरी प्रोडक्ट्स रहे हो तो फिर ऐसी इंपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। ऐसी इंपोर्ट का कोई फायदा नहीं है, आपकी उल्टी बैंड बज रही है यहाँ पे, आपका नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे आपको। फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये भी है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ना एक बड़ी, जब वो हुई थी, लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गए थे, तो उस टाइम पे ना बिल्कुल शुरू शुरू के दिनों में पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा था और बांग्लादेश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था, क्योंकि पाकिस्तानी इंपोर्ट बहुत कर रहे थे, हम शुरू से दूसरी कंट्रीज पे रिलायंट है। अब इंपोर्ट बहुत कर रहे थे, उस टाइम पे पाकिस्तान स्टेबल भी था, तो पाकिस्तानी लोग इंपोर्ट बहुत कर रहे थे, गुड क्वालिटी इंपोर्ट्स थे, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा था। और बांग्लादेश एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा था,
तो बांग्लादेश का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था, क्योंकि जो बना रहा था वो एक्सपोर्ट कर रहा था। अब उस टाइम पे तो लोग समझ रहे थे पाकिस्तान बहुत ऊपर निकल रहा है, पर अभी रियलिटी आपके सामने कि एक मुल्क जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था क्योंकि वो चीजें बाहर बेच रहा था, और एक मुल्क जो इम्पोर्ट करता जा रहा था और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा था। तो अब आप देख लो करेंटली दोनों कंट्रीज में गैप कितना आ गया है, कि बांग्लादेश किधर और पाकिस्तान किधर है। बांग्लादेश इतना अच्छा भी नहीं है पर पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना एक एडवांटेज तो है, बट अगेन इट इज अ वेरी वेक पॉइंट, और ये बहुत शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत बुरा है। और एक और सवाल है कि एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन जो कि जीडीपी है उसमें एक्स माइनस एम कितना परसेंटेज है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर एक कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट है बट दैट डेफिसिट इज ओनली अ 5% ऑफ योर जीडीपी एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, तो फिर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। If deficit is only a small part of a country's GDP and the country is not dependent on trade, then it is not harmful. हाँ, पर अगर एक कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट है और वो मुल्क की ट्रेड पे डिपेंडेंट है और उसकी जीडीपी का 50% ट्रेड है, तो उस कंट्री की तो बैंड बच जाएगी। मेरे बात व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ करंट अकाउंट सरप्लस? भाई एक करंट अकाउंट सरप्लस के फायदे क्या हैं? सरप्लस का मतलब है कि इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो क्लियरली बहुत फायदे हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो ईडी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम्स बढ़ेंगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। बोरोइंग आपको कम करनी पड़ेगी क्योंकि फॉरेन करेंसी आपके पास है। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ता है तो करेंसी की डिमांड बढ़ती है, करेंसी अप्रिशिएट होती है, इंपोर्ट सस्ते होते हैं। इंपोर्ट सस्ते होते हैं तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है। आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके मुल्क में इन्फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा डॉलर आ रहा है आपके मुल्क में, तो इससे आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेंगे। तो सरप्लस हर मुल्क चाहता है, सरप्लस हर मुल्क चाहता है। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो हर कंट्री चाहती है। और नुकसान क्या है सरप्लस के? अब बच्चा ये सोचता है सरप्लस भी नुकसानदेह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा तो ईडी बढ़ेगा, डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी। आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट महंगा होगा, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा, ईडी कम हो जाएगा। एक कंट्री का सरप्लस दूसरी कंट्री का डेफिसिट है, तो हो सकता है जिस कंट्री का डेफिसिट है वो समझेगी कि ये कुछ अनफेयर कर रहा है, ये प्रोटेक्शनिज्म के टूल लगा रहा है, तो वो फिर आप पे लगाना शुरू कर देगी। वही बात है, ट्रेड रिलेशन खराब होंगे, रिटेलिएशन होगी, वर्ल्ड आउटपुट कम हो जाएगा। और बांग्लादेश के साथ यही मसला था कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते जा रही थी, उसकी डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज हो गई, तभी वहां के लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग कम हो गया, क्योंकि जो तुम बना रहे हो वो तुम बाहर बेच रहे हो, तो तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे लिए क्या बच रहा है? तभी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी विच इज नोन एज एक्सपोर्ट टैरिफ, जो मैंने आपको बताया भी था। एक्सपोर्ट टैरिफ का मतलब है आप अपने ही एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाते थे ताकि वही माल डोमेस्टिक मार्केट में आ जाए और एक्सपोर्ट आपके कम हो जाए। तो जाहिर सी बात है जब एक्सपोर्ट वाला माल नहीं बिकेगा तो वो डोमेस्टिक मार्केट में आ जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में आ जाएगा। फिर अब पॉइंट ये है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन स्टेबिलिटी। और अगर एक मुल्क में करंट अकाउंट डेफिसिट है और परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट है काफी टाइम से, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म डेफिसिट का इतना मसला नहीं है, अगर परसिस्टेंट डेफिसिट है और काफी टाइम से, तो उसको हल करना पड़ेगा। आउटफ्लोज इनफ्लोज से ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, आपके मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आपकी पॉलिसी बहुत सिंपल है। अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है तो आपको अपने आउटफ्लोज गिराने पड़ेंगे, इनफ्लोज बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपको इंपोर्ट्स कम करने हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। अब इसके बहुत तरीके होते हैं, इसके बहुत तरीके होते हैं, पर पहले मैं आपके लिए अभी से समराइज कर देता हूँ तरीके क्या हैं। आपको आगे मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल तरीके से आपके लिए मैं समराइज कर रहा हूँ ये चीज। भाई एक इंडिविजुअल है, उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास इंपोर्ट का है और एक रास्ता हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन का है। अब वी नो दैट डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गुड,
दो पॉलिसीज हैं, एक पॉलिसी ये है कि ये रास्ता बंद कर दो और एक पॉलिसी ये है कि दोनों रास्ते बंद कर दो. दिस इज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज and this is also known as expenditure switching policies. आप खुद देख के समझ जाओ क्या हो रहा है, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है. दिस इज एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, जिसमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. एडी को कम करोगे, लोगों की जेब काट दो. एक पॉलिसी तो ये है कि यार इंपोर्ट को महंगा कर दो, लोगों को स्विच कर दो डोमेस्टिक पे, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है. टैरिफ लगा दिया, कोटा लगा दिया, एम्बार्गो, अपनी करेंसी को जानबूझकर गिरा दिया, तो इससे लोग खुद ब खुद स्विच हो जाएंगे डोमेस्टिक पे. तो इसमें ये होगा कि डोमेस्टिक पे स्विच हो जाएंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा. अब ये एडी का बढ़ना नुकसानदेह भी है, फायदेमंद भी है. यहाँ पर क्या होगा कि तुम एडी को ही कम कर रहे हो, लोगों की जेबी काट रहे हो. जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो इंपोर्ट तो वैसे ही नहीं करेगा, तो डेफिसिट का मसला तो हल हो गया. दूसरा मसला यहाँ पर ये है कि एडी कम हो जाएगा. अब ये डिपेंड करता है कंट्री का स्टैंड पॉइंट क्या है. अगर एक मुल्क में रिसेशन है तो उस टाइम पे तुम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करोगे ताकि लोग डोमेस्टिक पे स्विच होकर एडी बढ़ा दें. और अगर एक मुल्क में इन्फ्लेशन है तो तुम रिड्यूसिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करोगे ताकि लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन कम करें, तो एडी कम होगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी. समझ आई बात. डेफिसिट दोनों पॉलिसीज कम कर रही हैं, पर एक पॉलिसी एडी बढ़ा रही है, एक पॉलिसी एडी गिरा रही है. दोनों पॉलिसीज इंपोर्ट्स कम कर रही है, पर एक पॉलिसी डेफिसिट बढ़ा रही है, एक पॉलिसी एडी बढ़ा रही है, एक पॉलिसी एडी कम कर रही है. तो ये डिपेंड करता है कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप कितना है. ये देखो, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इंपोर्ट टैरिफ, कोटा, एम्बार्गोस, डिवैल्यूएशन, एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये सारी चीजें डोमेस्टिक कंजम्पशन को एनकरेज करती हैं. इससे एडी बढ़ता है तो प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, पर फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, बीओपी स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है. तो ये पॉलिसीज कब लगाई जाती हैं, ये पॉलिसीज कब लगाओगे भाई, मुझे बताओ, ये पॉलिसीज कब लगाओगे. व्हेन डू यू इम्पोज दीज पॉलिसीज. ऐसा कौन सा सिनेरियो मुल्क में होगा तो आप ये पॉलिसी लगाओगे. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है इसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही. लिख भी देता हूँ, चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ. ये पॉलिसी कब लगाओगे, जब मुल्क में दो मसले होंगे, दैट इज बीओपी डेफिसिट डेफिसिट एंड बैड डिफ्लेशन और रिसेशन. इन दो, ये दो मसले जब साथ होंगे ना तो ये पॉलिसी लगाओगे आप. और अगर एक मुल्क में एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी लगा रहे हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसी, फिस्कल एंड मॉनेटरी, तो उसमें क्या करोगे, उसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के, क्योंकि एडी कम होगा तो प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो जाएगी, पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ से. अब आप इस चीज को समझोगे, ये पॉलिसीज कब लगाई जाएंगी, ये पॉलिसीज तब लगाई जाएंगी जब एक मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा एंड इन्फ्लेशन होगा. समझ आई. तो इवैल्यूएशन ये होगी आपकी, क्योंकि पेपर में कंपेयर करवाता है, वो बोलेगा बताओ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज में से कौन सी अच्छी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज में से कौन सी अच्छी है. एक बार तो ये भी सवाल आया था कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और मॉनेटरी में से कौन सी अच्छी है, बहुत पहले का सवाल है, आना नहीं चाहिए वैसे. दो रिड्यूसिंग पॉलिसीज को कंपेयर कर रहे हो, अफेक्ट सेम है दोनों का, तो बड़ी टेढ़ा सवाल हो गया था वो एक. और क्या ऑप्शन है, क्या एक और पॉलिसी का इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे. ये तो देखो डिटेल मैंने आगे लिख दी है कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी कैसे काम करेंगी, पर हमें ये पता है ऑलरेडी, हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं. एक और पॉलिसी है, वो कौन सी है, सप्लाई साइड. सप्लाई साइड पॉलिसी द नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, जो आपको नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ देगी. सप्लाई साइड पॉलिसी कहती है इंपोर्ट को कम नहीं करो. सप्लाई साइड पॉलिसी कहती है इंपोर्ट को कम नहीं करो, अपने एक्सपोर्ट को इंटरनेशनली कंपेरेटिव बना दो. अपने एक्सपोर्ट को इंटरनेशनली कंपेरेटिव बना दो, अपने एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बढ़ा दो. सप्लाई साइड पॉलिसी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है. सप्लाई साइड पॉलिसी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है. ये कहता है एक्सपोर्ट की प्राइस को कम करो या एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बढ़ाओ. इंपोर्ट के कम करने से कुछ नहीं होगा, वापस मसला शुरू हो जाएगा लॉन्ग टर्म.
अब तीनों में से कौन सी बेहतर पॉलिसी है, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। तीनों में से कौन सी बेहतर पॉलिसी है, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, और वो बहुत चीजें कौन सी हैं, वो बहुत चीजें कौन सी हैं, बताओ किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन सी पॉलिसी अच्छी है, किस चीज पे डिपेंड करता है, विच पॉलिसी इज बेटर, क्या इवेल्युएटिव कमेंट्स होंगे हमारे, विच पॉलिसी इज बेटर। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, अगर एक इकोनॉमी में रिसेशन है तो स्विचिंग पॉलिसी, इन्फ्लेशन है डैम्पिंग पॉलिसी, अज्यूमिंग डेफिसिट का मसला तो है ही। अच्छा, कॉज ऑफ डेफिसिट, अगर मुझे बताओ अगर एक कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ इसलिए है क्योंकि लो क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स है, तो क्या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का कोई काम है इधर? अगर एक मुल्क की एक्सपोर्ट की क्वालिटी बहुत ही घटिया है, तो क्या वो मुल्क प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से ये मसले को हल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए तो फिर आपको सप्लाई साइड पॉलिसी चाहिए। फिर एक और बात है, सप्लाई साइड पॉलिसी ऑल तो चलो मैंने मान लिया सबसे अच्छी पॉलिसी है, पर वही बात है, कॉस्ट एंड ईज ऑफ अप्लाइंग द पॉलिसी, वेदर द इशू इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, डेफिसिट परसिस्टेंट है या नहीं है, 100 चीजों पे डिपेंड करता है कौन सी पॉलिसी लगाओगे। बच्चे अंधाधुंध लिख के आ जाते हैं सप्लाई साइड सबसे अच्छी पॉलिसी, ऐसा नहीं है। बच्चे अंधाधुंध लिख के आ जाते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, विच इज नॉट द केस। सही है।